प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं संसद के कार्यों के बारे में। विद्यार्थियों, जब बात करते हैं अपन संसद के कार्यों की, तो मुख्य रूप से संसद के जो कार्य हैं वो इस हिसाब से बांटे गए हैं कि जो जैसी प्रक्रिया करनी होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं विधि निर्माण संबंधी कार्य, अर्थात विधायी कार्यों के नाम से भी इनको जाना जाता है। सरकार के अंग व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना होता है। अर्थात अपन ने पूर्व में जानकारी हासिल की थी कि सरकार के 3 अंग किए गए हैं। सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो बात करते हैं अपन प्रथम अंग की। तो प्रथम अंग का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो शक्ति है, वो है विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून बनाना। संसद भारत की व्यवस्थापिका है, अतः उसका मुख्य कार्य विधि निर्माण का है। भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अर्थात संघ सरकार का भी गठन किया गया है। साथ में प्रांतों में, राज्यों में विधायी शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, जो कि राज्य सरकारों के माध्यम से किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि संघ एवं प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं प्रांतों में शक्ति विभाजन किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो वहां पर 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। जब बात करते हैं विद्यार्थियों संघ सूची की, तो संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। इसमें 97 विषय रखे गए हैं। दूसरी जो सूची है उस पर राज्य कानून बना सकता है, जिसमें 66 विषय रखे गए हैं। और तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो वो समवर्ती सूची है, जिसमें विषयों की संख्या है 47 और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इसमें कानून बनाते हैं। यदि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी मुद्दे को लेकर के विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तीनों जो अनुसूचियां हैं इनके माध्यम से जो संघ और प्रांत हैं उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अनुसार संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों में से किसी भी विषय पर संसद विधान बना सकती है। अर्थात पहली और जो तीसरी अनुसूची है उस पर संसद बिना राज्यों के हस्तक्षेप के कानून का निर्माण कर सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी विधान निर्माण की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। अर्थात जो चौथी अनुसूची, यूं कहें कि ऊपर वाले जो 3 सूचियां हैं उनमें जो विषय आने से शेष रह गए, वंचित रह गए, उनको चौथी सूची में डाला गया है, जिसको अवशिष्ट सूची के नाम से जाना जाता है। उस पर भी केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य को सौंपे गए राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी कुछ परिस्थितियों में संसद विधान बना सकती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यों को जो पावर दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, उनमें भी संसद कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं। तो जैसे संकट काल चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो ऐसे विषय में जो राज्य को अधिकार प्राप्त हैं उन पर भी संसद कानून बना सकती है। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात अपन बात कर रहे हैं कानून बनाने की, तो कानून बनाने के लिए जो विधेयक पेश किए जाते हैं, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनको विधेयक के नाम से जाना जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक जो है वो कोई भी व्यक्ति, मतलब आगे चल करके अपन जानेंगे कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सरकारी व्यक्ति और एक गैर सरकारी व्यक्ति। अर्थात सरकारी व्यक्ति होते हैं जो
सरकार में सम्मिलित हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं और गैर सरकारी वो सदस्य हैं जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं। अब जो ये साधारण विधेयक है वो कोई भी व्यक्ति मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों में से किसी द्वारा भी पेश किया जा सकता है। संसद के 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल सरकारी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाएगा और वो भी निम्न सदन जो कि लोकसभा के नाम से जानी जाती है उसमें पेश किया जाएगा। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया तब उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जबकि साधारण सदस्य द्वारा मतलब विधायिका के जो सदस्य हैं, व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं उनके द्वारा रखा गया है तो विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक को पारित होने के लिए संसद में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, अर्थात जब संसद में विधेयक पारित हो जाता है चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है तो उसके लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। देखते हैं तीनों वाचनों को विस्तार से। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए, अर्थात जब जिस व्यक्ति द्वारा जो विधेयक पेश किया जाना है वो सदन में खड़ा होकर के आसन से मतलब अध्यक्ष से, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसके जो पदाधिकारी है जो शीर्षस्थ है उससे अनुमति लेता है पेश करने की। आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति ही उसका क्या कहलाता है, प्रथम वाचन। अर्थात संसद में जो विधेयक पेश किया जाना है उसको रखने की जो अनुमति दी जाती है या ली जाती है उसको अपन प्रथम वाचन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय वाचन की। तो द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, अर्थात एक अस्थायी समिति बनाई जाती है। उस समिति के द्वारा उस विधेयक पर विचार किया जाता है, मनन किया जाता है, प्रत्येक धारा पर चर्चा करते हैं और निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस और विचार विमर्श होता है, उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। ये पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाती है। अर्थात जब प्रवर समिति को एक निश्चित समय अवधि दी जाती है उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, उस विचार विमर्श करने के बाद में जो अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है व्यवस्थापिका में, उसके ऊपर हर व्यक्ति फिर मतदान करता है, अपनी सलाह व्यक्त करता है और उसे पारित करता है। यह कहलाता है द्वितीय वाचन। इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन किए जाते हैं, अर्थात जो प्रवर समिति है उसने जो सुझाव दिए हैं, जो सुधार करने के लिए सुझाव रखे हैं, उनके ऊपर विचार किया जाता है, संशोधन किया जाता है और अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब संशोधित विधेयक दोबारा पेश किया जाता है। क्योंकि द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो चुकी होती है, अतः तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। अर्थात जो तीसरा वाचन है उसमें ज्यादा बहस वगैरह नहीं होती, सरसरी नजर से चर्चा की जाती है और फिर मतदान के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तब वह उस सदन से पारित समझा जाता है। यदि जितने भी उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उन सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित हो जाता है, पास कर दिया जाता है, तो उसे अगले सदन के लिए भेजने की तैयारी हो जाती है। अब देखते हैं विधेयक दूसरे सदन में किस प्रकार से पारित होता है। तो वहां भी यही तीनों वाचन किए जाते हैं जो कि प्रथम सदन में किए गए थे। जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो वहां से पारित किए जाने के पश्चात उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के
समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि वहां पर भी तीनों वाचन हो गए और तीनों वाचन करने के बाद में वो पारित हो जाता है, तो अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के, जो कि राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ ही संसद का जो सदस्य है, अंग है, इस कारण से राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा नहीं करे, तब इसका अर्थ ये होता है कि वो साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। अर्थात जो भी सदन, चाहे वो उच्च सदन है चाहे निम्न सदन है, लेकिन जो दूसरे के नाम से जाना जाएगा, वो यदि उस पर ऑब्जेक्शन करता है, कुछ संशोधन के लिए सुझाव देता है और 6 माह तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और 6 महीने का समय निकल जाता है, तो ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है। और यदि 6 माह से पहले कोई विरोधाभास की स्थिति आती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक बुलाने का जो आदेश है, जो स्वीकृति है, वो राष्ट्रपति देता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में जानते हैं। दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध का समाधान संयुक्त बैठक में होता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। अर्थात यहाँ पर अब संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, तो वहाँ यदि बहस चल रही है, दोनों सहमत नहीं है, तो वहाँ पर उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो कुल सदस्य हैं, उनके बहुमत के आधार पर, अर्थात जिस पक्ष में, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में विधेयक के, जहाँ पर भी बहुमत होगा उस विधेयक को उस स्थिति में माना जाएगा। यदि विपक्ष में बहुमत जाता है तो उसे निरस्त माना जाता है, और यदि पक्ष में आता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। अब तक केवल 3 विधेयक की संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। अर्थात भारत के इतिहास की बात करें, संसद के इतिहास की, तो सामने बात आती है कि अब तक के इतिहास में केवल 3 विधेयक ऐसे हैं जो संयुक्त बैठक में पारित किए गए हैं, अन्यथा वो अकेले सदन द्वारा ही पास कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विरोधाभास नहीं होता। अब देखते हैं कि जब दोनों सदनों ने एक दूसरे की सहमति से या फिर संयुक्त बैठक के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया, तो अब अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ भारत की संसद का भी अभिन्न अंग होता है। अर्थात कार्यपालिका का तो संविधान द्वारा उसे प्रधान बनाया गया है, साथ में संसद का भी अंग बनाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को भेज सकता है। यदि दूसरे सदन की तरह यहाँ पर भी राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत नहीं है, तो एक बार वापस लौटा सकता है प्रथम सदन के पास, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। अब यदि प्रथम सदन उससे सहमत है राष्ट्रपति की अभिशंसा से, तो उसके ऊपर विचार करेगा, और यदि असहमत नहीं है तो हूबहू द्वितीय सदन के पास में, और द्वितीय सदन भी उसे या तो विचार के लिए रोकेगा या फिर हूबहू राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज देगा, और अब राष्ट्रपति उसे दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि संसद संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजे, तब राष्ट्रपति के लिए उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार विधि निर्माण की यह जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। लेकिन
संसद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। कौन सा? विधि निर्माण का कार्य। उसके द्वारा संसद लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने और देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। लेकिन क्या संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है? यह आश्चर्य की बात है कि देश के मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। उन्हें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। यद्यपि यह संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का यह कर्तव्य घोषित किया गया है कि यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा, कि राज्य जितने जल्दी हो सके जो यह कानून बनाने की प्रक्रिया है वो सबके लिए समान होगी। इनका पर्सनल लॉ बोर्ड किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा जो कार्य है वो है वित्तीय शक्ति या कार्य या अधिकार। तो बात करते हैं अपन वित्तीय विधेयक की। तो वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में अपन ने जानकारी हासिल कर ली, अब बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक के बारे में पहले देखा था कि केवल सरकारी जो व्यक्ति है वो ही इसे पेश करेगा और संसद का जो निम्न सदन है अर्थात लोकसभा है उसमें इसे पेश करना पड़ेगा। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है तथा अनुच्छेद 110 में इसे परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है। अर्थात धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि पेश किया जाने वाला जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं। इस निर्णय के बाद में लोकसभा उसे पारित करेगी और पारित करने के बाद में राज्यसभा के पास में भेजेगी। राज्यसभा के लिए विधेयक की उससे प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। यदि 14 दिन में लौटाया नहीं जाता है तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पास किया गया जाना जाएगा। अर्थात जैसा अपन ने देखा था साधारण विधेयक के मामले में कि एक सदन दूसरे सदन के पास में भेजता है और वह 6 माह तक लंबित रख लेता है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि धन विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, मतलब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और 14 दिन तक उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं होता, न लौटाया जाता है, तो स्वतः उसे पारित मान लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं होता। तीसरा कार्य है संविधान संशोधन का कार्य। तो मुख्य रूप से अपन बात करते हैं संविधान की। तो संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रियाएं रखी गई हैं। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण होता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान लचीला एवं कठोर 2 प्रकार का होता है। ब्रिटिश संविधान जहां सबसे लचीला संविधान का उदाहरण है, वहीं अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण माना जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। इसके अनुसार संविधान संशोधन 2 प्रकार से हो सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल
सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से होता है। मतलब एक तो संसद के दोनों सदन मिलकर के साधारण रूप से उसे पारित कर दें। दूसरा तरीका यह है कि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से उसे पारित करें। विशेष बहुमत का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत हो और जो उपस्थित हैं उनका भी 2/3 मतदान में बहुमत हो। ऐसी स्थिति में जो बहुमत प्राप्त विधेयक है वो पारित हो जाता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि से संबंधित हो, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक दूसरे तरीके से पास किए जाते हैं। अब वो दूसरा तरीका यह है कि उसमें संसद के दोनों सदन प्लस आधे या आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का बहुमत लिया जाता है। दूसरे तरीके से विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे सदस्यों के विधान मंडलों द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का यह तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 में उल्लेखित दोनों तरीकों से अलग है। अर्थात अपन ने देखा कि संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक संसद के साधारण बहुमत से, एक संसद के विशेष बहुमत से और एक तीसरा जो तरीका है वो है संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। अर्थात दोनों सदन जब उसे पारित कर देंगे उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो संविधान संशोधन मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों ने विधेयक पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लौटा सकता। तो इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण एवं धन विधेयक पर जहां लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त है, वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात साधारण और धन विधेयक इन दोनों की बात करें तो धन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा की बजाय ज्यादा शक्ति प्राप्त है। और यदि समानता की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि एक सदन इसे पारित करे और दूसरा सदन पारित नहीं करे तब संविधान संशोधन विधेयक समाप्त समझा जाता है। जबकि उनमें ऐसा नहीं हुआ था। उनमें यदि एक सदन पारित करने से मना कर रहा है तो प्रथम सदन के पास वापस उसे भेजा जा रहा था और पुनर्विचार किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वापस भेजने का प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं चौथा कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। अर्थात लोकतंत्र में जो कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इसमें सरकार जो भी कार्य करती है जनता के हित में करती है और जनता इस सरकार के ऊपर अपने मत के आधार पर, अर्थात जो मत देने का अधिकार है, वोट का जो राइट है, उसके आधार पर नियंत्रण करती है। लेकिन कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रण करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जैसे प्रश्न काल के माध्यम से, शून्य काल के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की
सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है वह है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का अपना संसद के कार्यों संबंधी टॉपिक। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट भी डालें। धन्यवाद।